हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, डायरेक्टर ऑफ दिशा न्यूरो साइकेट्री सेंटर। दोस्तों, आज हम एक नए साइकोसेक्सुअल डिसऑर्डर के बारे में बात करेंगे, पीएमई, प्री मैच्योर इजैकुलेशन। ये एक सेक्सुअल प्रॉब्लम है। पीएमई को हम कैसे डिफ़ाइन करते हैं, ये क्या होता है, इसके क्या कारण होते हैं, ये किन लोगों में होता है और इससे क्या इफ़ेक्ट आता है, क्या कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं, इसका हम डायग्नोसिस कैसे करते हैं और इसका इलाज क्या है, ट्रीटमेंट क्या है। तो जब हम प्री मैच्योर इजैकुलेशन की बात करते हैं तो प्री मैच्योर इजैकुलेशन, जैसे इसका नाम है प्री मैच्योर इजैकुलेशन, तो जो इजैकुलेशन होता है, जो वीर्य का निकलना होता है, वो एक इजैकुलेशन मेल का उसके नॉर्मल टाइम से, नॉर्मल ड्यूरेशन से पहले हो जाता है। तो अब ये जो नॉर्मल ड्यूरेशन को हम कैसे डिसाइड करेंगे, किसको हम नॉर्मल ड्यूरेशन बोलते हैं। काफ़ी स्टडीज़ और रिसर्च में आप देखोगे तो जो नॉर्मल ड्यूरेशन होती है सेक्सुअल इंटरकोर्स की, वो यूजुअली 3 to 10 मिनट्स, 12 मिनट्स, 15 मिनट्स मानी गई है। इसको डिफ़ाइन किया गया, लोग अलग अलग तरीके से इसको डिफ़ाइन करते हैं कि भाई जब दोनों पार्टनर की जो डिज़ायर है वो सेटिस्फैक्ट्री ना हो और उससे पहले अगर उसका डिस्चार्ज हो जाए, इजैकुलेशन हो जाए मेल पार्टनर का, उसको हम प्री मैच्योर इजैकुलेशन बोलेंगे। कि दोनों पार्टनर सेटिस्फाई ना हो और उनके जो सेटिस्फैक्शन से पहले जो डिस्चार्ज हो जाए, उसको हम प्री मैच्योर इजैकुलेशन बोलेंगे। फिर लोगों ने बोला कि नहीं भाई, ये तो बड़ा ब्रॉड टर्म है, इसको थोड़ा प्रॉपरली डिफाइन कीजिए। फिर बात हुई कि भाई 3 मिनट से पहले, 1 से 3 मिनट के बीच में अगर डिस्चार्ज हो जाए, इजैकुलेशन हो जाए, तो उसको हम प्री मैच्योर इजैकुलेशन बोलेंगे। जो लेटेस्ट गाइडलाइन है DSM-5, हमारी जो साइकेट्री की जो क्लासिफिकेटरी गाइडलाइन है, वो ये कहती है DSM-5 कि भाई अगर आपका 1 मिनट से पहले, 1 मिनट से पहले अगर वीर्य जो इजैकुलेशन हो जाता है तो उसको हम, सीमेन निकल जाता है, उसको हम प्री मैच्योर इजैकुलेशन कहते हैं। प्री मैच्योर इजैकुलेशन की अगर आप देखोगे कि इसका रेशियो कितना होता है, 30 to 40% लोगों में होता है। मतलब अगर 5 में से आप देखोगे एक आदमी में ये 18 to 59 ईयर के बीच में मिलता है, तो इसका रेशियो बड़ा हाई है। इसके क्या क्या रीजंस होते हैं, क्या क्या कॉजेज़ हैं प्री मैच्योर इजैकुलेशन के। इन कॉजेज़ को हम इमोशनल और साइकोलॉजिकल कॉज एंड फिजिकल कॉज, 2 कॉजेज़ में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि इमोशनल और साइकोलॉजिकल कॉज क्या होते हैं, जैसे कि परफॉर्मेंस एंजाइटी, वन ऑफ द साइकोलॉजिकल कॉज। जैसे कि पर्सन का पहले कोई सेक्सुअल एक्सपीरियंस नहीं रहा, उसका पहली बार अपनी वाइफ के साथ या अपना जो रिलेशनशिप में है उसके साथ पहली बार उसका सेक्सुअल एनकाउंटर हो रहा है और उसमें वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाता है और उसको एक परफॉर्मेंस एंजाइटी होती है। उसके दिमाग में बात आ जाती है कि नेक्स्ट टाइम मैं परफॉर्म करूँगा तो ये प्रॉपर मैं परफॉर्म कर पाऊँगा या नहीं। या उसका मान लो जो पहले का कोई एक्सपीरियंस रहा हुआ एक्सपीरियंस इतना सेटिस्फैक्ट्री नहीं रहा और उसकी वजह से उसको लगता है कि नेक्स्ट टाइम मैं जब परफॉर्म करूँगा, जब मैं सेक्सुअल इंटरकोर्स में जाऊँगा तो मैं प्रॉपरली रिलेशनशिप बना पाऊँगा या नहीं बना पाऊँगा। और वो एप्रीहेंशन के साथ जब वो सेक्सुअल इंटरकोर्स में जाता है तो उसका प्री मैच्योर इजैकुलेशन होने के चांसेस रहते हैं। स्ट्रेस है, स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, जो अनदर जो आपका इमोशनल और साइकोलॉजिकल कॉज होते हैं कि अगर आप स्ट्रेस में हैं, अगर आपको एंजाइटी सिम्टम है, आपको डिप्रेसिव सिम्टम है, उससे भी आपको प्री मैच्योर इजैकुलेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके अलावा गिल्ट, डिप्रेसिव सिम्टम, अगर किसी को डिप्रेसिव सिम्टम है किसी पर्सन को, और डिप्रेसिव सिम्टम में गिल्ट बहुत आता है। गिल्ट देखिए 2 वजह से प्री मैच्योर इजैकुलेशन कॉज कर सकता है। गिल्ट रिलेटेड टू डिप्रेसिव सिम्टम एंड गिल्ट और शेम रिलेटेड टू मस्टरबेशन। कई लोगों के दिमाग में ये है कि भाई मस्टरबेशन से प्री मैच्योर इजैकुलेशन होता है। तो क्या दोस्तों मस्टरबेशन से प्री मैच्योर इजैकुलेशन होता है? देखिए, इसका आंसर हाँ भी है और ना भी है। अगर हेल्दी मस्टरबेशन है तो उसमें प्री मैच्योर इजैकुलेशन के चांसेस नहीं होते। होता क्या है कि प्री मैच्योर इजैकुलेशन में हमारा एक वन ऑफ द कॉमन रीजन प्री मैच्योर इजैकुलेशन का होता है कि आपकी बॉडी रिदम, मतलब आप एक रिदम बॉडी की आ जाती है कि भाई कोई पर्सन 3 मिनट सेक्सुअल इंटरकोर्स कर पाता है, कोई पर्सन 5 मिनट कर पाता है, कोई पर्सन 10 मिनट्स कर पाता है, तो उसकी एक बॉडी की रिदम बन जाती है। और जब वो रिदम टूट जाती है किसी रीजन्स की वजह से, वो नॉन रिदमिक हो जाती है, तो उसको प्री मैच्योर इजैकुलेशन होने लगता है। तो जो नॉन रिदमिक है उसका एक रीजन मस्टरबेशन भी हो सकता है। जैसे कि आप ड्यूरिंग मस्टरबेशन बहुत ज़्यादा फास्ट, कई पर्सन है जो बहुत फास्ट स्ट्रोक करते हैं मस्टरबेशन के दौरान, या वो जैसे कुछ अपने बेड पे रगड़ना या अपने जो पेनिस या लिंग को नीचे पिलो से या बेड से रब करते हैं और उसके बाद में मस्टरबेशन करते हैं। तो कुछ अनहेल्दी प्रैक्टिसेस वो यूज़
करते हैं, और उस अनहेल्दी प्रैक्टिस से होता क्या है कि आपको एक हैबिट हो जाती है। जैसे मस्टरबेशन आप हाथ से करते हो तो वो एक हार्ड सरफेस है, ड्राई हैंड है, और आप बेड के अगेंस्ट उसको रब कर रहे हैं तो वो भी एक ड्राई सरफेस है। और जब जैसे हम रिलेशनशिप बनाने लगते हैं तो जैसे फीमेल की जो वेजाइना होती है वो एक वेट एरिया है, वो एक वार्म एरिया है, और उससे जब अपने पेनिस को टच करते हैं तो इजैकुलेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो कई बार अनहेल्दी जो मस्टरबेशन है, ऑल्दो ये बड़ा डिटेल टॉपिक है, इसके बारे में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि मस्टरबेशन हेल्दी होता है या नहीं होता, बट मस्टरबेशन अनहेल्दी मस्टरबेशन की वजह से भी प्रीमेच्योर इजैकुलेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और क्योंकि लोगों को गिल्ट और शेम रहती है कि भाई मैंने मस्टरबेशन किया इसलिए मुझे ये प्रॉब्लम हो गई। रिलेशनशिप इशू, अगर जैसे दोनों पार्टनर के बीच में रिलेशनशिप अच्छे नहीं है, उनके वार्मथ नहीं है, एक इमोशनल अटैचमेंट नहीं है, तो भी उसकी वजह से मेल में प्रीमेच्योर इजैकुलेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये जो मैंने आपको रीजंस बताए कि जो उसके एंजाइटी, डिप्रेसिव स्ट्रेस सिम्टम, परफॉर्मेंस एंजाइटी, पार्टनर के जो रिलेशनशिप इशू, डिप्रेसिव थॉट्स और गिल्ट रिलेटेड टू डिप्रेसिव सिम्टम या गिल्ट रिलेटेड टू मस्टरबेशन, और उसके अलावा कई लोगों में जैसे कॉन्फिडेंस उतना नहीं होता, उनमें पुअर सेल्फ एस्टीम होती है, उन लोगों में भी प्रीमेच्योर इजैकुलेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये इमोशनल और साइकोलॉजिकल कॉजेज़ है। उसके अलावा फिजिकल कॉजेज़, मेडिकल कॉजेज़ क्या क्या होते हैं, जैसे कई लोगों में इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन होता है, जैसे आपके टेस्टिस का जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है हमारे पेनिस के पास में, उसका इन्फ्लामेशन होता है, इन्फेक्शन, उससे भी आपके वो भी एक रीज़न होता है प्रीमेच्योर इजैकुलेशन का। उसके अलावा जो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर इम्बैलेंस, जैसे हम सेरोटोनिन डोपामिन बोलते हैं, तो सेरोटोनिन डोपामिन का लेवल लो हो जाता है। तो आपने देखा है कि सेरोटोनिन डोपामिन का लो लेवल हमारे डिप्रेशन, एंजाइटी डिसऑर्डर में भी होता है, और उसमें भी एक सिम्टम होता है कि आपका लिबिडो कम हो जाता है, और उसमें सेरोटोनिन और डोपामिन के कम होने से प्रीमेच्योर इजैकुलेशन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। उसके अलावा कुछ और हार्मोन्स होते हैं, जैसे थायराइड हार्मोन, आपका प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, ये भी आपके उसको इजैकुलेशन को मेंटेन करते हैं, तो उसके इम्बैलेंस से भी आपको प्रीमेच्योर इजैकुलेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, जैसे कई लोग पूछते हैं कि सर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की वजह से प्रीमेच्योर इजैकुलेशन हो सकता है। आंसर इज यस, क्योंकि जब इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता है तो पर्सन, मेल पार्टनर एप्रीहेंसिव रहता है, उसके दिमाग में रहता है कि मैं जल्दी से पेनिट्रेट करूं, अदरवाइज मेरा इरेक्शन चला जाएगा, और वो एप्रीहेंशन में, जल्दबाजी में पेनिट्रेशन के उसको प्रीमेच्योर इजैकुलेशन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है जो वो आपका प्रीमेच्योर इजैकुलेशन भी कॉज करता है। तो ये कुछ फिजिकल कॉजेज हैं, जैसे कि आपका इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन, प्रोस्टेट और टेस्टिस का। उसके अलावा आपका जो न्यूरोट्रांसमीटर लेवल है, जैसे सेरोटोनिन, डोपामिन का कम होना। उसके अलावा इरेक्टाइल डिस्फंक्शन भी प्रीमेच्योर इजैकुलेशन का कारण बन सकता है। तो ये आपके साइकोलॉजिकल, इमोशनल एंड फिजिकल कॉजेज हैं प्रीमेच्योर इजैकुलेशन के। और उसकी वजह से अगर आपको प्रीमेच्योर इजैकुलेशन है, डेफिनेटली आपके रिलेशनशिप और आपके पार्टनर के साथ ख़राब हो जाएंगे, और आपको काफ़ी आपके रिलेशनशिप में दिक्कत आ सकती है। इसका हम डायग्नोसिस कैसे करते हैं? इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में जैसे मैंने आपको बताया कि उसमें काफ़ी हमारे ब्लड टेस्ट और हम करवाते हैं। इसमें इतने ज़्यादा इसका क्लिनिकल डायग्नोसिस हम ज़्यादा करते हैं। एज सच ब्लड टेस्ट की ज़रूरत नहीं है, हम क्लिनिकली डायग्नोस करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि जो नया DSM-5 बोलता है कि भाई आपका विदिन 1 मिनट या 1 मिनट से पहले ही आपका इजैकुलेशन या डिस्चार्ज हो जाता है, उसको हम प्रीमेच्योर इजैकुलेशन कहते हैं। बट ऐसा नहीं है कि आपका कभी कभी 1-2 बार हो गया उसको आप प्रीमेच्योर इजैकुलेशन बोलोगे, ऐसा नहीं, ये बार बार होना चाहिए। गाइडलाइन कहती है कि रफली 6 मंथ्स तक अगर आप जब भी सेक्सुअल इंटरकोर्स में जाते हैं और आपका जो डिस्चार्ज है 1 मिनट से कम में हो रहा है, तब हम आप उसको प्रीमेच्योर इजैकुलेशन बोलेंगे। सो फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि 1-2 बार किसी को हो गया और उसको हम प्रीमेच्योर इजैकुलेशन बोलेंगे। तो रफली 6 महीने तक अगर आपको ये बार बार हो रहा है, इसका मतलब आप इस प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं। तो हम यूजुअली इसका डायग्नोसिस क्लिनिकली बनाते हैं। हाँ, किसी जैसे मैंने आपको बताया कि इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन है प्रोस्टेट का, टेस्टिस का, उसमें हमें कुछ टेस्ट की ज़रूरत होती है। बाकी इसमें कोई ऐसे ज़्यादा लैब टेस्ट की या कुछ ब्लड टेस्ट की ऐसी इसमें ज़रूरत नहीं होती है डायग्नोसिस बनाने के लिए। इसका मैनेजमेंट हम कैसे करते हैं, इसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं? इसमें बेसिकली इसके ट्रीटमेंट को भी हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, फार्माकोलॉजिकल मेडिकेशन और नॉन फार्माकोलॉजिकल। हम इसमें कुछ टेक्निक्स यूज़ करते हैं। सो जो फार्माकोलॉजिकल जो मेडिकेशन है उसमें जैसे कि आपका SSRI होता है, SSRI सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर। उसके 2 यूज़फुल इंडिकेशन है इसमें। एक तो जैसे मैंने बताया कि इसमें सेरोटोनिन कम होने से प्रीमेच्योर इजैकुलेशन होता है, तो SSRI सेरोटोनिन के लेवल को बढ़ा देता है। और एक SSRI का साइड इफेक्ट होता है
कि डिलेड इजेकुलेशन। सो जो SSRI हम देते हैं, जो एंटी डिप्रेसेंट देते हैं, उसका एक साइड इफेक्ट होता है डिलेड इजेकुलेशन। उस डिलेड इजेकुलेशन साइड इफेक्ट को हम इसमें एज ए इफेक्ट यूज़ करते हैं प्रीमेच्योर इजेकुलेशन में। सो ये कोई ऐसा FDA अप्रूव्ड नहीं है, ऑफ लेबल यूज़ है, बट हाँ उसके जो साइड इफेक्ट को हम एज ए इफेक्ट इसमें प्रीमेच्योर इजेकुलेशन के पेशेंट्स में यूज़ करने लग जाते हैं। उसके अलावा इसके कुछ स्प्रेज भी आते हैं। स्प्रे में क्या होता है, उसमें एनेस्थेटिक एजेंट होते हैं। तो जो एनेस्थेटिक एजेंट हैं वो क्या करते हैं कि इसकी बेसिकली कई लोगों में एक और रीज़न मैं आपको बताना चाहता हूँ फिजिकल कॉज में, कि कई लोगों में हाइपर सेंसिटिविटी होती है। जो पेनिस है, जैसे पेनिस के ऊपर स्किन जैसे होती है, तो वो स्किन फोर स्किन जो काफ़ी आगे होती है, जिसको हम फाइमोसिस कहते हैं, तो वो जो फोर स्किन आगे होने की वजह से जब आप उस स्किन को पीछे करते हो और बाद में जब सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हो, तो जो ग्लांस पेनिस जो स्किन से काफ़ी कवर था, वो ग्लांस पेनिस का हिस्सा जो पार्ट है वो काफ़ी हाइपर सेंसिटिव हो जाता है, जो एक प्रीमेच्योर इजेकुलेशन का रीज़न होता है। तो हम जो उन स्प्रे से क्या करते हैं कि जो स्प्रे आप करते हो इंटरकोर्स से पहले, उससे वो आपका जो हाइपर सेंसिटिव एरियाज़ हैं वो नम हो जाते हैं। इसमें स्प्रेज में एनेस्थेटिक एजेंट होते हैं जो इसकी एरियाज़ को नम कर देते हैं। उस नम से क्या होता है कि आप उतना ज़्यादा एक्साइटमेंट फील नहीं करते, और उसकी वजह से आप जब रिलेशनशिप बनाते हैं तो आपका प्रीमेच्योर इजेकुलेशन नहीं होता। बट इसमें आपको ध्यान देना है कि स्प्रेज कई बार इतना ज़्यादा नम कर देते हैं कि कई लोगों में इवन इरेक्शन की भी प्रॉब्लम आ जाती है, तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन होने के चांसेस होते हैं अगर आप उसको बार बार यूज़ करते हैं। तो मैं आपको एडवाइस करूँगा कि ये जो मेडिकेशन मैंने आपको बताई SSRI और ये स्प्रेज, आप बिना प्रोफेशनल की हेल्प के खुद से डायरेक्टली यूज़ ना करें। उसके अलावा इसमें कुछ टेक्निक्स होती हैं, कुछ नॉन फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन होते हैं जो बिना मेडिकेशन के हम पेशेंट को इनकी सलाह देते हैं, और इसमें काफ़ी हेल्पफुल होता है। जैसे इनमें से एक टेक्निक होती है स्टार्ट एंड स्टॉप टेक्निक। तो स्टार्ट एंड स्टॉप टेक्निक क्या होती है कि जैसे आप रिलेशनशिप बनाना शुरू करते हैं, और जैसे ही आप रिलेशनशिप में धीरे धीरे हम एक्साइटमेंट फील करते हैं, फिर इरेक्शन होता है, फिर हम रिलेशन बनाते हैं, और धीरे धीरे हम पीक पे जाते हैं, फिर हमें ऑर्गाज्म होता है, डिस्चार्ज होता है। तो जो पीक पे जाने से पहले जब आपकी पीक शुरू होती है और जब आप फील करते हैं कि मेरा सीमेन डिस्चार्ज होने वाला है, उस वक्त आप क्या करते हो कि अपने रिलेशनशिप को रोक देते हो। मतलब आपस में जो रिलेशन करते हो उसको आप थोड़ी देर के लिए रुक जाते हो, 20-30 सेकेंड्स के लिए, और रुकने से वापस पर्सन काम डाउन हो जाता है और वापस वो रिलेशनशिप शुरू करता है, और उससे आपकी जो ड्यूरेशन है वो बढ़ जाती है। इसको हम स्टार्ट एंड स्टॉप टेक्निक कहते हैं। ये स्टार्ट एंड स्टॉप टेक्निक आप खुद में भी यूज़ करते हैं कि कई लोग मस्टरबेशन करते हैं, और मस्टरबेशन में जैसे ही आपका डिस्चार्ज होने वाला होता है, आप अपने आप को रोक लेते हैं कुछ सेकंड्स के लिए, और वापस से जब पर्सन वापस से काम डाउन हो जाता है, वापस से वो मस्टरबेशन करता है। ऐसे करके इस टेक्निक को यूज़ करके हम उसकी ड्यूरेशन को, आपके जो सेक्सुअल इंटरकोर्स की ड्यूरेशन को बढ़ा लेते हैं। उसके अलावा एक स्क्वीज टेक्निक होती है। स्क्वीज टेक्निक क्या होती है कि जैसे ही आप अपने फीमेल पार्टनर को स्क्वीज टेक्निक सिखाते हैं कि जैसे ही आपका मन करता है डिस्चार्ज करने का, उस वक्त आप अपने पेनिस को, अपने लिंग को बाहर निकालते हो, और उसमें आपका जो पार्टनर है वो क्या करता है, आपके जो ग्लांस पेनिस है, पेनिस के आगे का जो हिस्सा होता है, उसमें जो नीचे आप जैसे नीचे थंब लगा के और ऊपर 2 अंगुलियां लगा के धीरे से ग्लांस पेनिस को आप स्क्वीज़ करते हो, थोड़ा सा प्रेस करते हो, बट वो प्रेस इतना होना चाहिए कि उसमें आप पर्सन का जो एक्साइटमेंट है, जो डिस्चार्ज करने की जो इच्छा है, डिज़ायर है, वो कम हो जाए। लेकिन आपको ज़्यादा नहीं करना है, क्योंकि अगर आपने ज़्यादा प्रेस किया तो इंजरी होने के भी चांसेस रहते हैं, और आपका इरेक्शन भी जा सकता है। तो उसको बड़ा स्मूथली आपको थोड़ा सा प्रेस करना है कि आपका डिस्चार्ज की जो डिज़ायर है वो चली जाए, बट आपका इरेक्शन एज सच रहे। तो इसको हम स्क्वीज टेक्निक बोलते हैं। सो जो स्टार्ट एंड स्टॉप टेक्निक है और जो स्क्वीज टेक्निक है, इसमें काफ़ी हेल्पफुल होती है। कई बार हम डिस्ट्रैक्शन टेक्निक भी यूज़ करते हैं कि जब आप रिलेशनशिप में हो, आप सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे हो, और उसके साथ साथ में अगर आपका डिज़ायर है, आपकी डिस्चार्ज होने की इच्छा कर रही है, तो आपने किसी चीज़, दूसरे चीज़ पे ध्यान दे दिया, अचानक आप किसी कुछ स्पोर्ट्स में कुछ खिलाड़ी के नाम गिनने लग गए, कुछ दूसरी तरफ थोड़ा आपने कुछ सेकंड के लिए ध्यान दिया, और उससे आपका एक्साइटमेंट कम हो जाता है, और वापस से आप अपने रिलेशनशिप पे फोकस करके सेक्सुअल इंटरकोर्स को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं। उसमें एक कीगल टेक्निक और होती है, कीगल एक्सरसाइज हम बोलते हैं। कीगल एक्सरसाइज, इसमें क्या होता है कि कीगल एक्सरसाइज में बेसिकली पर्सन, जैसे ये इसका बेस्ट तरीका है कि आपको कैसे पता, हमारी कुछ पेल्विस की मसल्स होती है, उस मसल्स को हम क्या करते हैं, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करते हैं इस कीगल एक्सरसाइज में। इसको हम कैसे करते हैं दोस्तों, इसका सबसे इजी तरीका है, जैसे आप यूरिन पास करने जाते हो, आप यूरिन कर रहे हो, और यूरिन करने के टाइम आप अपने पेनिस पे हाथ मत लगाइए और खुद से यूरिन रोकने की कोशिश कीजिए। ड्यूरिंग यूरिनेशन, जब आप यूरिन पास कर रहे हैं, उस वक्त आप अपने
पेनिस में जो यूरिन को रोकने की कोशिश कीजिए। तो जो आप रोकते हो यूरिन को बीच में, और उस वक्त जब आप मसल्स को यूज़ करते हो, जिन पेल्विस मसल्स को, एग्जैक्टली उन्हीं को ही हमें स्ट्रेंथन करना है इस कीगल एक्सरसाइज में। तो आप यूरिनेशन के ड्यूरिंग आप अपने यूरिन को रोक के पता लगा सकते हैं कि वो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सी मसल्स हैं जिनको हमें स्ट्रॉन्ग बनाना है। तो आपने उन मसल्स को आइडेंटिफाई कर लिया यूरिन उस वक्त रोक के, और आपको एक आइडिया लग गया कि ये मसल्स हैं जिसको हमें स्ट्रॉन्ग करना है। और फिर आप कीगल एक्सरसाइज करते हैं। उन एक्सरसाइज में आप क्या करते हैं कि एटलीस्ट आप 3 सेकेंड के लिए उस मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और फिर धीरे धीरे रिलैक्स करते हैं। आप उसको 3 सेकेंड के लिए आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और फिर उसको आप रिलैक्स करते हैं। सो ऐसे आप कम से कम एक बार में, एक टाइम में आप 10 टाइम्स इसको करते हैं। 3 सेकेंड कॉन्ट्रैक्शन, 3 सेकेंड आप रिलैक्सेशन, और उसको आप दिन में 3 से 4 बार कर सकते हैं। तो एक टाइम में एटलीस्ट 10 से 12 बार, और आप दिन में 3 से 4 बार, इसको हम कीगल एक्सरसाइज बोलते हैं। उससे भी आपको काफ़ी प्रीमेच्योर एजुकेशन में हेल्प मिलती है। बट ऐसा नहीं कि आपने इसको 2 बार किया और हेल्प मिल गई। जैसे आपने देखा कि किसी भी स्पोर्ट्स में कुछ भी कहीं भी चैंपियन बनने के लिए आपको बहुत टाइम लगता है, वैसे इसमें कुछ महीने आपको ये एक्सरसाइज करनी पड़ती है। इसमें डेफिनेटली आपको प्रीमेच्योर एजुकेशन में हेल्प करती है। तो ये जो कीगल एक्सरसाइज है, आपका स्टार्ट एंड स्टॉप टेक्निक है, स्क्विज टेक्निक है, डिस्ट्रैक्शन टेक्निक है, ये कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं जो आपको प्रीमेच्योर एजुकेशन में काफ़ी हेल्प करती है। तो ये इसका दोस्तों इलाज है कि मेडिकेशन, जो मैंने आपको स्प्रे और SSRI बताया, और ये टेक्निक। तो इसमें प्लीज़ समझिए कि एक ये जो प्रीमेच्योर एजुकेशन है, जो सबसे कॉमन सेक्सुअल प्रॉब्लम है, सबसे कॉमन, इट्स द मोस्ट कॉमन सेक्सुअल प्रॉब्लम अमंग मेल। तो ये जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम है, लोग इसमें थोड़े शर्माते हैं, हेजिटेट फील करते हैं, एम्बेरेस फील करते हैं और डॉक्टर्स के पास नहीं जाते हैं। बट इस प्रॉब्लम से आपको भी फ्रस्ट्रेशन होगा, आपके पार्टनर के साथ भी आपके रिलेशनशिप ख़राब होंगे। इसलिए प्लीज़ इसमें आप बिल्कुल एम्बेरेस फील ना करें, इसमें बिल्कुल शर्म संकोच ना करें, और प्रोफेशनल के पास जाएं, साइकेट्रिस्ट या यूरोलॉजिस्ट के पास आप जा सकते हैं। और इसमें आपको इसका काफ़ी अच्छा ट्रीटमेंट है, जिससे आप अपनी प्रॉब्लम को बिल्कुल ख़त्म कर सकते हैं। आजकल लोग दूसरे लोग जो प्रोफेशनल्स भी नहीं है, इसमें बड़े बड़े क्लेम करते हैं, उन लोगों से आप ज़रूर बचें, क्योंकि वो अननेसेसरी कुछ ऐसी मेडिसिन भी आपको दे सकते हैं जो कि एक्चुअली आपको ज़्यादा नुकसान और पहुंचा सकते हैं। तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि आपको प्रोफेशनल्स के पास ही जाना है, लाइक अ साइकेट्रिस्ट एंड यूरोलॉजिस्ट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि हम मैं काफ़ी इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक गांव में एक छोटी सी जगह पे बैठा हुआ पर्सन भी इसको समझ सके, और उनको छोटी छोटी इस नॉलेज से वो अपनी लाइफ में, अगर उनको कोई प्रॉब्लम है या उनके जानने वालों को प्रॉब्लम है, तो वो अपनी भी हेल्प कर सकें और दूसरे लोगों की भी हेल्प कर सकें। तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मेरी इस मुहिम में आप मेरी हेल्प करें। धन्यवाद दोस्तों।